हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अभिषेक आलिया। आज से हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th स्टैंडर्ड की साइकोलॉजी की बुक है आरबीएससी बोर्ड की। और इसका जो फर्स्ट चैप्टर है वो है बुद्धि और अभिक्षमता। बुद्धि से हर जगह कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं और बहुत सारे एग्जाम्स में इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले बुद्धि के बारे में हम पढ़ेंगे। एक नॉर्मल सा परिचय है बुद्धि के लिए। जनरली हम क्या यूज करते हैं कि किस तरीके से वो जो सीखता है बच्चा, अगर वो किसी जो स्पीड है उसकी सीखने की या समझने की या उसके याद करने की, चिंतन करने की, ये सब चीजों से हम किससे रिलेटेड करते हैं? उसको बुद्धि से हम उसको रिलेटेड करते हैं। अब बुद्धि की जो डेफिनेशन है, जैसा कि हम ऑलरेडी 11th की बुक पढ़ चुके हैं और उसने उसमें हमने देखा कि जनरल जो हमारी समझ है उसके अनुसार नहीं, और मनोवैज्ञानिक तौर पर हर छोटी छोटी चीज का एक अलग से उसकी व्याख्या की गई है, उसकी डेफिनेशंस दी गई है। तो बुद्धि को भी कई मनोवैज्ञानिकों ने क्या किया है? परिभाषित किया है। सबसे पहले जो बुद्धि को परिभाषित किया है वो बोरिंग ने किया है। ठीक है, बोरिंग ने 1923 में अपने औपचारिक परिभाषा में ये कहा कि बुद्धि परीक्षण जो मापता है वही बुद्धि है, परंतु यह परिभाषा बुद्धि के स्वरूप के निश्चित अर्थ की ओर संकेत नहीं करती है। बुद्धि को मापने हेतु कई परीक्षण दिए जाते हैं। बोरिंग के पश्चात कई मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि को अलग अलग ढंग से परिभाषित करने के लिए प्रयास की। अब सबसे पहले फर्स्ट जो आया वो ये श्रेणी में थी बुद्धि की डेफिनेशन कि वातावरण के साथ समायोजन करने की क्षमता आपकी क्या है? बुद्धि है। ठीक है, यानी जो बच्चा जितना जल्दी वातावरण के साथ समायोजन कर लेता है वो बुद्धिमान है। दूसरी श्रेणी में उन परिभाषाओं को रखा जिसमें बुद्धि को क्या कहा? सीखने की क्षमता माना गया। ठीक है, जिसके सीखने की क्षमता अधिक होगी वो अधिक बुद्धिमान होगा। तीसरी श्रेणी में वे परिभाषाएं रखी गई जिसमें बुद्धि को एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग यानी अमूर्त चिंतन यहाँ पर माना गया, यानी जिसमें चिंतन करने की क्षमता अधिक होगी वही बुद्धि होगी। तो इस तरीके से अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अपनी अलग अलग यहाँ पर डेफिनेशंस दी। तो सबसे पहले कुछ यहाँ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन दी गई है, उन्हें हम देखेंगे। वैक्सलर वैक्सलर वैश्लर 1939 के अनुसार बुद्धि एक समुच्चय सार्वजनिक क्षमता है जिसके सहारे व्यक्ति उद्देश्यपूर्ण क्रिया करता है, विवेकशील चिंतन करता है और वातावरण के साथ प्रभावशाली ढंग से समायोजन की यहाँ पर बात की गई है। सेकंड डेफिनेशन आती है रॉबिन्स एंड रॉबिन्स की। इन्होंने 1965 में ये डेफिनेशन दी। बुद्धि से तात्पर्य संज्ञानात्मक व्यवहारों के संपूर्ण वर्ग से होता है। जो व्यक्ति में सूझ द्वारा समस्या समाधान करने की क्षमता और नई परिस्थितियों के साथ समायोजन करने की क्षमता, अमूर्त रूप से सोचने की क्षमता और अनुभवों से लाभ उठाने की क्षमता को बताया गया। निसेर और उनके सहयोगियों ने फिर से इसे डिफाइन किया, जिसमें उन्होंने कहा कि जटिल विचारों को समझने, पर्यावरण के साथ प्रभावी ढंग से समायोजन करने, उनके अनुभवों से सीखने, विभिन्न तरह की तर्कना में सम्मिलित होने और चिंतन द्वारा बाधाओं को दूर करने की क्षमता आपकी क्या है? बुद्धि है। तो बुद्धि की प्रकृति को लेके हमारे सामने कुछ फैक्ट्स है। उसमें क्या था कि बुद्धि क्या है? कई प्रकार की क्षमताएं हैं। अनेक अलग अलग क्षमताओं का योग ही आपका क्या है? बुद्धि है। समस्या के समाधान हेतु व्यक्ति बुद्धि से उत्पन्न होने वाली सूझ का सहारा लेता है और इसी के साथ वह बुद्धि की मदद से गत अनुभूतियों का लाभ ले पाता है। बुद्धि की मदद से व्यक्ति उद्देश्यपूर्ण व्यवहार करता है। बुद्धि की मदद से व्यक्ति अच्छे वातावरण में अच्छे ढंग से समायोजन और अनुकूलन करना सीखता है। बुद्धि की मदद से व्यक्ति जो है वो विवेकशील होता है, चिंतन होता है और अमूर्त चिंतन करने की उसमें कैपेसिटी आ जाती है। बुद्धि की वजह से ही व्यक्ति मुश्किल और जटिल कार्यों को समझकर उसको सूझबूझ के साथ उन्हें पूर्ण करता है। इस संदर्भ में थ्रस्टन ने 1938 में बुद्धि की कितनी क्षमताएं बताई? 7 यहाँ पर उन्होंने क्षमताएं बताई और गिलफोर्ड ने 150 क्षमताएं बताई। ठीक है, थर्स्टन ने जो 7 क्षमताएं बुद्धि की बताई उन्हें क्या कहा? उन्हें प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज कहा है। प्राथमिक मानसिक क्षमताएं उन्हें कहा है। अब बुद्धि के लिए अगर बात करें तो भारतीय परंपरा में निम्नलिखित क्षमताएं बुद्धि के अंदर स्वीकार हम कर सकते हैं। सबसे पहले है संज्ञानात्मक क्षमता यानी कॉग्निटिव कैपेसिटी, जिसमें सोच समझ, विभेदन क्षमता, समस्या समाधान क्षमता, प्रभावी संप्रेषण आदि है। सामाजिक क्षमता यानी सोशल कॉम्पिटेंस, ये क्या है? सामाजिक व्यवस्था और नियमों के प्रति सम्मान, सामाजिक समरसता, परामर्श, चिंतन आदि, ये सब चीजें किसमें आती है? सामाजिक क्षमता में आती है। तीसरा है सांवेगिक क्षमता यानी इमोशनल कॉम्पिटेंस। इमोशंस में संवेग से रिलेटेड उनको नियंत्रण करना, आत्म मूल्यांकन, ये सब सांवेगिक क्षमता में आती है।
और चौथी आपकी आती है उद्यमी क्षमता, यानी आप कितना कठिन परिश्रम करते हैं, धैर्य, लक्ष्य, निर्धारित व्यवहार, ये सब उद्यमी क्षमता में आती है। बुद्धि के प्रकार, बुद्धि कितने प्रकार की है, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको ये चीज ध्यान होनी चाहिए। सबसे पहले थार्नडाइक की बात करेंगे। थार्नडाइक की बात करेंगे तो सबसे पहले थार्नडाइक ने बुद्धि के 3 प्रकार बताए हैं। कितने प्रकार बताए हैं? 3 प्रकार। पहला है सामाजिक, दूसरा है अमूर्त और तीसरा है मूर्त। थार्नडाइक ने 3 प्रकार कौन कौन से बताए हैं? पहला है सामाजिक बुद्धि, मूर्त बुद्धि और अमूर्त बुद्धि। सामाजिक बुद्धि की अगर बात करें तो सामाजिक बुद्धि में व्यक्ति का वो व्यवहार आता है जो वो समाज में अन्य व्यक्तियों के साथ करता है। मूर्त बुद्धि, मूर्त बुद्धि वो बुद्धि है जो व्यक्ति ठोस वस्तु यानी जो चीजें उसके सामने उपस्थित है, जो परिस्थितियां उसके सामने उपस्थित है, उन परिस्थितियों में अपनी बुद्धि का प्रयोग करके अपना जो व्यवहार करता है वो उसकी मूर्त बुद्धि कहलाती है। अमूर्त बुद्धि क्या होती है? अमूर्त बुद्धि कई चीजें ऐसी होती है जो हमारे सामने नहीं होती है, मगर उन्हें हम समझते हैं शाब्दिक संकेत द्वारा, चिन्ह द्वारा उनको समझकर हम उनकी व्याख्या करते हैं। तो ये सब चीजें कौन सी कहलाती है? अमूर्त बुद्धि। अमूर्त बुद्धि में कलाकार, चित्रकार और गणितज्ञ आते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है कि अमूर्त बुद्धि का उदाहरण कौन सा नहीं है, तो उसमें 3 एग्जाम्पल दिए थे और इसके अलावा शायद एक व्यापारी का एग्जाम्पल दिया था। जो व्यापारी था वो मूर्त बुद्धि में था, कलाकार, चित्रकार और गणितज्ञ ये अमूर्त बुद्धि में थे। नेक्स्ट इसके बाद आता है बुद्धि के सिद्धांत। बुद्धि के सिद्धांत, इस श्रेणी में वे मनोवैज्ञानिक आते हैं जिन्होंने कारकों के रूप में बुद्धि के संगठनों की व्याख्या की। इन कारकों को ज्ञात करने के लिए विशेष सांख्यिकी विधि कारक विश्लेषण का प्रयोग किया जाता है। इस श्रेणी में 2 प्रकार के मनोवैज्ञानिक समूह हैं। पहला तो है पिंडक, ठीक है, जिसके अनुसार बुद्धि एक सामान्य और एक संगठित क्षमता है, इससे समस्या का हम समाधान करते हैं। और दूसरा समूह कहता है विभाजक, जिसके अनुसार बुद्धि क्या है? अलग अलग क्षमताओं का एक योग है। तो हम मनोवैज्ञानिकों द्वारा प्रतिपादित दोनों समूह के सिद्धांतों को पढ़ेंगे। तो बुद्धि के सिद्धांतों में जो सिद्धांत हम यहाँ पढ़ेंगे वो 4 सिद्धांत है। पहला है स्पीयरमैन का द्विकारक सिद्धांत, दूसरा है गिलफोर्ड का बहुकारक सिद्धांत, तीसरा है कैटल का सिद्धांत और चौथा है गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत। सबसे पहले हम बात करेंगे स्पीयरमैन का द्विकारक सिद्धांत यानी स्पीयरमैन की 2 फैक्टर थ्योरी। तो यहाँ पर स्पीयरमैन की 2 फैक्टर थ्योरी में 1904 में स्पीयरमैन ने यह सिद्धांत प्रतिपादित किया और उन्होंने बताया कि बुद्धि में 2 कारक पाए जाते हैं। कौन कौन से? सामान्य फैक्टर यानी एक सामान्य कारक और विशिष्ट फैक्टर यानी स्पेशल फैक्टर। 2 कौन कौन से कारक है? एक तो सामान्य और दूसरा कौन सा है? स्पेशल फैक्टर। स्पीयरमैन का क्या मानना था कि स्पीयरमैन का मानना था कि प्रत्येक व्यक्ति में मानसिक कार्य करने की जो क्षमताएं हैं वो भिन्न भिन्न होती है, जिसे क्या कहते हैं हम? उसे सामान्य फैक्टर कहते हैं। इसी कारण जी को मानसिक ऊर्जा यानी जनरल फैक्टर को मेंटल एनर्जी भी यहाँ पर नाम दिया है। स्पीयरमैन के अनुसार व्यक्ति मानसिक कार्यों को करने में जितना सफल होगा उसका जी फैक्टर भी उतना ही अधिक माना जाता है। इस जनरल फैक्टर को उन्होंने जन्मजात माना और यह भी माना कि ये मानसिक कार्य जो है वो एक दूसरे से भिन्न होते हैं और व्यक्ति में एक विशिष्टता होना भी जरूरी है। यानी ये जो जनरल फैक्टर है वो तो हर एक व्यक्ति में पाए जाएंगे, मगर कई लोग जो हर एक व्यक्ति है वो हर दूसरे व्यक्ति के समान नहीं होता, उससे कुछ भिन्न होता है। वो क्यों भिन्न होता है उसके लिए उन्होंने स्पेशल जो फैक्टर है इसको उन्होंने यहाँ पर कारक माना। एस कारक की मात्रा भिन्न कार्यों में भिन्न होती है और इस प्रकार प्रशिक्षण और पूर्व अनुभूति का प्रभाव पड़ता है। किसी खास मानसिक कार्य हेतु एस कारक को प्रशिक्षण देकर बढ़ाया जा सकता है। स्पीयरमैन के सिद्धांत से यह भी ज्ञात होता है कि जो बौद्धिक कार्य है उसमें जी तथा एस फैक्टर दोनों सम्मिलित होते हैं, जिसमें जी कारक का अधिक महत्व है। यानी यहाँ पर डेफिनेशन अब क्या दी गई है इन्होंने कि जो स्पीयरमैन ने क्या कहा कि 2 फैक्टर होते हैं, एक तो जनरल फैक्टर होता है और एक स्पेशल फैक्टर होता है। आपका जो जनरल फैक्टर है वो हर एक आदमी में होता है, हर एक आदमी की बुद्धि उपलब्धि इतनी बुद्धि क्षमता उतनी होती है, जबकि स्पेशल फैक्टर ये होता है कि हर आदमी में कुछ एक विशेष बौद्धिक क्षमताएं पाई जाती है जो उसे अन्य व्यक्तियों से अलग करती है। गिलफोर्ड का सिद्धांत क्या कहता है? गिलफोर्ड ने जो बुद्धि है उसको 3 विमाओं में विभाजित किया है। सबसे बड़ी बात इसमें यह है
संक्रिया, विषय वस्तु और उत्पाद यानी प्रोडक्ट, कंटेंट और ऑपरेशन। इसे हम लोग COP कॉप के नाम से भी याद कर सकते हैं। COP कॉप, कंटेंट, ऑपरेशन और प्रोडक्ट। ठीक है, इस चीज से अभी हम इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं। तो गिलफोर्ड ने अपने जो बुद्धि है उसको 3 तत्वों में बांटा है, ऑपरेशन, कंटेंट और प्रोडक्ट। कॉप के नाम से इसे आप याद कर सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर व्यक्ति की मानसिक प्रक्रिया के स्वरूप को संक्रिया कहते हैं। संक्रिया के आधार पर मानसिक क्षमताओं को 6 भागों में बांटा गया है। पहला है इवोल्यूशन यानी मूल्यांकन, दूसरा है अभिसारी चिंतन, तीसरा है अपसारी चिंतन, चौथा है स्मृति धारण और पांचवा है आपका स्मृति अभिलेखन और छठा है आपका संज्ञान। तो इनके हम अलग अलग अर्थ देखते हैं। मूल्यांकन, किसी भी चीज का आप जब मूल्यांकन करते हैं, फाइनली परिणाम स्वरूप आप जिसका मूल्यांकन करते हैं, ये चीज आती है। अभिसारी चिंतन क्या होता है? किसी भी प्रॉब्लम के बारे में जो आप एक फिक्स रूल है उसके अकॉर्डिंग ही उसका समस्या का समाधान निकालते हैं। अपसारी चिंतन क्या है? अपसारी चिंतन कोई एक समस्या है, उसके बारे में आप अलग अलग उसके परिणाम, समस्या के समाधान ढूंढ सकते हैं। मेमोरी रिटेंशन, स्मृति धारण, किसी भी चीज को अगर आप बार बार रिपीट करते हैं तो वो आपके दिमाग में स्थायी रूप से फिक्स हो जाती है। स्मृति अभिलेखन, मेमोरी रिकॉर्डिंग क्या होती है कि चीजें अगर आपके सामने बार बार दिखती है या रिपीट होती है तो वो अपने दिमाग में एक रिकॉर्ड होना शुरू हो जाती है। स्मृति धारण और स्मृति अभिलेख, दोनों चीजों में डिफरेंस ये है कि धारण जो है उसे हम याद करेंगे और अभिलेख जो है कोई चीज हम याद नहीं करते मगर वो चीज रोज हमारे सामने आती है। जैसे कि आपके घर के जाने का रास्ता, तो आपके घर के जाने का रास्ता आप याद नहीं करते, आप रोज उस रास्ते पे जाते हैं, तो वो चीज आपकी क्या कहलाएगी? मेमोरी रिकॉर्डिंग कहलाएगी। मगर आप एग्जाम के लिए आपके नोट्स को पढ़ते हैं, बार बार उन्हें याद करने की कोशिश करते हैं, तो वो क्या कहलाएगा? आपका मेमोरी रिटेंशन कहलाता है। संज्ञान, संज्ञान आपकी समझ के ऊपर आधारित है। जो भी काम अपने आप दिमाग से करते हैं वो आपके संज्ञान में कहलाता है, आपका विवेक वो कहलाता है। सेकंड टॉपिक आपका आता है विषय वस्तु। किसी भी चीज को करने के लिए जिस क्षेत्र की हम बात करते हैं वो उसका विषय वस्तु कहलाता है। सूचना और एकांशों के 5 भाग हैं। ठीक है, सबसे पहला विजुअल, दृष्टि, जो चीज हम देखते हैं। दूसरा है सुनना, जो चीज हम सुनते हैं। थर्ड है आपका सांकेतिक यानी सिंबॉलिक। चौथा सांकेतिक यानी जो हाव भाव, गेस्चर, पोस्चर से जो हम समझते हैं। और चौथा है आपका शाब्दिक, सेमेंटिक, यानी शब्दों के द्वारा जो चीज हमें समझाई जाती है। और पांचवा आता है आपका व्यवहार परक, यानी किसी के व्यवहार से कोई चीज आप समझते हैं। तो विषय वस्तु के ये 5 भाग हैं। ठीक है, ऑपरेशन यानी संक्रिया के कितने भाग थे? यहाँ पर संक्रिया के 6 भाग थे। विषय वस्तु कंटेंट के कितने भाग है? कंटेंट के आपके पास है 5 भाग। ठीक है, उत्पाद, अब नेक्स्ट आता है आपका उत्पाद। उत्पाद क्या है कि जब कोई भी अपन विषय वस्तु के साथ संक्रिया करते हैं तो उसके जो परिणाम उत्पन्न होते हैं वो उसके क्या कहलाते हैं? उत्पाद कहलाते हैं। इसके कितने भाग है? तो उत्पाद के कितने भाग है? उत्पाद के आपके पास 6 भाग है। इसमें सबसे पहले है इकाई, दूसरा है क्लास, तीसरा है रिलेशन, पद्धतियां और ट्रांसफॉर्मेशन और आशय। ठीक है, तो ये इसके 6 भाग हैं। नेक्स्ट इसके बाद आता है आपका गिलफोर्ड के सिद्धांत के अनुसार बुद्धि की व्याख्या 3 विमाओं के आधार पर की गई है और हर विमा के कई कारक हैं। संक्रिया के कितने हैं? 6 है। विषय वस्तु के कितने हैं? 5 है। और उत्पादन के कितने हैं? 6 है। तो इस तरीके से गिलफोर्ड के उसमें कितने कारक है? उसमें 180 कारक। कितने कारक है उसमें? 180 कारक है। नेक्स्ट इसके बाद आता है कैटल का सिद्धांत। कैटल का सिद्धांत 1963 से 1987 के बीच में प्रतिपादित हुआ और उन्होंने 2 महत्वपूर्ण तत्व बताए बुद्धि के। पहला तो फ्लूइड इंटेलिजेंस यानी तरल बुद्धि बताया कैटल ने, और दूसरा क्या बताया? ठोस बुद्धि यानी क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस। ये जो कैटल के तरल बुद्धि और ठोस बुद्धि जो है वो एक तरीके से जो जनरल फैक्टर और स्पेशल फैक्टर है उनसे आप इनकी तुलना कर सकते हैं स्पीयरमैन के। कैटल ने तरल बुद्धि को स्पीयरमैन के जनरल कारक के समान ही माना और यह भी स्पष्ट किया कि जो बुद्धि है वो वंशानुगत कारकों से निर्धारित होती है, ऐसा कैटल का मानना था। साथ ही साथ इसका संबंध तर्कणा क्षमता से भी होता है।
दूसरी ओर कैटल ने बताया कि ठोस बुद्धि जो है वो व्यक्ति के अर्जित तथ्यात्मक ज्ञान पर आधारित होती है। इससे वे क्षमताएं आती है जो व्यक्ति अपने जीवन की अनुभूति से तरल बुद्धि का उपयोग करके अर्जित करता है। तो कैटल का यह मानना था कि एक जो जनरल फैक्टर होता है वो तो आदमी बाय बर्थ यानी जब पैदा होता है तो अपने दिमाग में लेके पैदा होता है, और दूसरा जो ठोस बुद्धि वाला फैक्टर है वो अपने प्रयासों से वो सीखता है और उसे वो किसी भी तरीके से डेवलप कर सकता है। नेक्स्ट आपका आता है गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत, जो कि गार्डनर ने 1989 में दिया था, और उन्होंने कहा कि जो बुद्धि का सिद्धांत है वो एकाकी नहीं होकर बहुकारकीय होता है। यानी आप ये नहीं कह सकते कि बुद्धि के जो कारक है वो एक या दो है। तो इन्होंने बुद्धि के लिए अनेक कारकों को जिम्मेदार माना, और सामान्य बुद्धि में भी उन्होंने 7 क्षमताएं मानी, और वे सातों क्षमताएं भी एक दूसरे से अलग अलग होती है, और मस्तिष्क में हर क्षमता के संचालन का नियम भी अलग होता है। बुद्धि की क्षमता के 7 प्रकार वर्णित है। सबसे पहला है भाषाई बुद्धि यानी लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंट। अब इसमें दिखती सी बात है कि हम किसकी बात करेंगे, वाक्य की, शब्दों की, यानी जो चीज हम बोलते हैं, हमारी जो भाषा है, भाषा की जो वोकेबलरी है, उनके बीच का जो संबंध है वो हम किसमें पढ़ते हैं, भाषाई बुद्धि में पढ़ते हैं। नेक्स्ट आपकी आती है तार्किक यानी गणितीय बुद्धि। इसमें क्या करेंगे, अंकों के क्रम को या फिर गणितीय समस्याओं का समाधान हम लोग करते हैं। नेक्स्ट आपकी आती है स्थानिक बुद्धि। स्थानिक बुद्धि क्या होती है कि स्थानीय चित्र को मानसिक रूप से परिवर्तन करने और स्थानिक कल्पना शक्ति करने की क्षमता आपकी क्या कहलाती है, स्थानिक बुद्धि कहलाती है। शारीरिक गति बुद्धि, शारीरिक गति पर नियंत्रण रखने की क्षमता और सावधानी पूर्वक वस्तु का उपयोग करने की क्षमता आपकी क्या कहलाती है, शारीरिक गति बुद्धि कहलाती है। यानी कैसे आप चल रहे हैं उस पर कैसे आप नियंत्रण रखेंगे, आपकी जो शरीर की गति है उस पर नियंत्रण रखना आपकी शारीरिक गति बुद्धि कहलाती है। नेक्स्ट आता है आपका संगीतिक बुद्धि। इसमें क्या होगा कि आप किस तरीके से गाते हैं, आपके जो पिच है, आवाज है, जो ताल है, उसमें आपका जो गाने का सामर्थ्य है उसको विकसित करने की क्षमता आपकी क्या कहलाती है, संगीतिक बुद्धि कहलाती है। व्यक्तिगत आत्मन बुद्धि यानी पर्सनल सेल्फ इंटेलिजेंस, ये होती है भावों और संवेगों को मॉनिटर करने की क्षमता और उनमें विभेदन करने की क्षमता। और लास्ट है आपका व्यक्तिगत अन्य बुद्धि, जिसमें हर एक प्रकार की अन्य इच्छाएं, आवश्यकताएं और प्रेरणाएं आती है। गार्डनर का मानना था कि हर व्यक्ति में उपयुक्त मात्रा में बुद्धि होती है। कुछ कारणों की वजह से कोई बुद्धि अधिक विकसित हो जाती है, और ये जो सातों बुद्धि है ये एक दूसरे से अंतःक्रिया करती है, और जो स्वायत्त तंत्र में ये कार्य करती है, परंतु किसी मस्तिष्क की क्षति होने के कारण किसी एक तरह की बुद्धि क्षतिग्रस्त हो सकती है, पर उसका असर अन्य बुद्धि पर नहीं पड़ता। बुद्धि का आकलन, बुद्धि का आकलन किस तरीके से होता है, सबसे पहले है मानसिक आयु। व्यक्ति की आयु को मनोवैज्ञानिकों ने 2 भागों में बांटकर अध्ययन किया। मानसिक आयु की बात करें तो सबसे पहले तो आती है, जो व्यक्ति की आयु है उसको 2 भागों में बांटा है। तो सबसे पहले है क्रॉनिकल एज यानी तैथिक आयु, और दूसरी आती है मेंटल एज। क्रॉनिकल एज क्या होती है कि जितने साल के आप हैं वो आपकी क्रॉनिकल एज कहलाती है, और मेंटल एज कौन सी होती है कि कोई भी व्यक्ति किस लेवल तक के क्वेश्चंस या किस लेवल तक की समस्याओं का समाधान कर सकता है, वो उसकी मेंटल एज कहलाती है। मानसिक आयु दूसरे प्रकार की आयु है जिसके संदर्भ में टुकमैन ने 1975 में कहा है कि इसका निर्धारण अपनी ही उम्र या अपने से कम या अधिक उम्र के औसत निष्पादन के साथ तुलना प्राप्त करके किया जा सकता है। अगर मानसिक आयु वास्तविक आयु से कम है तो व्यक्ति की बुद्धि को मंद समझा जाता है। यानी यह कहने का मतलब क्या है कि यदि बच्चा 15 साल का है और उसकी बुद्धि अगर 13 साल की है तो वह बच्चा कौन सा कहलाएगा, मंद बुद्धि कहलाता है। कई बार क्या होता है कि कोई बच्चा जो 15 साल का है वो 18 साल तक के बच्चे की जो समस्याएं होती है उस लेवल की वो भी हल कर देता है, तो वो वो बच्चा क्या कहलाएगा, वो तीव्र बुद्धि वाला बच्चा कहलाएगा। यदि कोई बच्चा 15 साल का है और सिर्फ 15 साल तक के बच्चे के लेवल की समस्या ही हल करता है तो वह बच्चा क्या कहलाएगा, सामान्य बुद्धि कहलाएगा। अब यहाँ पर बुद्धि लब्धि प्राप्त करने के लिए हम जो मानसिक आयु और जो आपकी क्रॉनिकल एज है उसको 100 से गुणा कर देते हैं, तो उससे हमें बुद्धि लब्धि प्राप्त होती है। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई दफा यहाँ पर पूछा गया है। ठीक है,
तो ये एग्जाम में आप याद रखिए, इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं, MA/CA इंटू 100, MA/CA इंटू 100। MA क्या है? मेंटल एज, CA क्रॉनिकल एज, और 100 आपका मल्टीपल है जो आपकी बुद्धि लब्धि को निकालता है। मानसिक आयु और आपकी जो वास्तविक आयु है इंटू 100, ये आपका मानसिक बुद्धि लब्धि का सूत्र है। बुद्धि परीक्षणों के अनुप्रयोग। बुद्धि परीक्षणों के प्रयोग मानसिक अस्पताल और उपचार गृहों में नैदानिक मूल्यांकन करने तथा शोध कार्यों में मनोवैज्ञानिकों द्वारा किया जा सकता है। बुद्धि को मापन हेतु गुड एनफ हैरिस ड्राइंग परीक्षण। देखिए यहाँ पर बुद्धि को मापने के लिए जो बुद्धि परीक्षण दिए गए हैं उसके बारे में हम अब बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर है स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण, ठीक है। दूसरा आता है वेशलर मापनी गुड इनफ हैरिस ड्राइंग परीक्षण, और आदि का इन सब का प्रयोग किया जाता है। बुद्धि परीक्षणों में जो उपयोगिताएं हैं कि बुद्धि के परीक्षण की हमारी क्या उपयोगिताएं हैं, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बुद्धि परीक्षणों का प्रयोग करते हुए व्यक्ति की वर्तमान अंतः शक्ति को ज्ञात कर और उसे आधार रेखा यानी बेस लाइन मानकर उसकी वर्तमान उपलब्धियों का मूल्यांकन किया जाता है। और जब हम उस तरीके से उसकी बुद्धि का मूल्यांकन करते हैं तो हम उस व्यक्ति की समस्या के बारे में एक प्राकल्पना यानी हाइपोथेसिस का निर्माण करते हैं कि इस व्यक्ति की समस्या का समाधान अब कैसे किया जा सकता है। शैक्षिक सफलता का पूर्व कथन, प्रिडिक्शन ऑफ एकेडमिक सक्सेस। इन परीक्षणों द्वारा हम किसी भी बच्चे के बारे में ये पता लगा सकते हैं कि ये बच्चा भविष्य में जाकर क्या करेगा, किस क्षेत्र में कार्य करेगा या किस क्षेत्र में कार्य करना इसके लिए सहज होगा। सांवेगिक बुद्धि। सांवेगिक बुद्धि जो है आपके संवेगों से रिलेटेड ये बुद्धि है, और सांवेगिक बुद्धि का मान जो दिया था वो किसने दिया था? सबसे पहले अमेरिकी मनोवैज्ञानिक सेलोवी और मेयर ने। व्यक्ति के जीवन की सफलता का केवल 20% कारण बुद्धि लब्धि है, बाकी 80% सफलता का कारण क्या है? इमोशनल इंटेलिजेंस यानी सांवेगिक बुद्धि है। अमेरिकी वैज्ञानिक सेलोवी और मेयर ने 1990 में सांवेगिक बुद्धि पद का प्रतिपादन किया। तो ये क्वेश्चन जो पूछा गया है वो ये पूछा गया है कि सांवेगिक बुद्धि शब्द किसने दिया? तो सेलोवी मेयर ने सांवेगिक बुद्धि शब्द सबसे पहले दिया, और उस समय इसका तात्पर्य था कि सामयिक पहलू से संबंधित क्षमताओं के एकीकरण से ये तात्पर्य था। सामयिक बुद्धि को सामाजिक बुद्धि का एक प्रकार माना गया है। कुछ मनोवैज्ञानिकों की परिभाषाएं इसमें फिक्स है, जैसे सबसे पहले मेयर और सेलोवे की 1977 की परिभाषा हम पढ़ें तो संवेगों को प्रत्यक्ष करने की क्षमता, संवेगों के प्रति पहुंच बनाने और उसे उत्पन्न करने की क्षमता ताकि चिंतन में मदद हो सके। संवेग और संवेगात्मक ज्ञान को समझाया जा सके, संवेग को चिंतनशील ढंग से नियमित किया जा सके और सांवेगिक बौद्धिक वर्धन को उन्नत बनाया जा सके। रूटजर्स विश्वविद्यालय के कंसोर्टियम फॉर रिसर्च ऑन इमोशनल इंटेलिजेंस के संस्थापक चेयरमैन गोलमेन थे, और सांवेगिक बुद्धि के बारे में गोलमेन ने बताया। तो जब ये नाम आता है कि गोलमेन ने सांवेगिक बुद्धि का प्रतिपादन किसने किया? तो गोलमेन ने किया। और सांवेगिक बुद्धि शब्द किसने दिया? तो मेयर और सेलोवी ने दिया। ये यहाँ पर एक कंफ्यूजन है जो क्लियर है। सांवेगिक बुद्धि का प्रतिपादन किसने किया? तो गोलमेन ने किया। और सांवेगिक बुद्धि शब्द किसने दिया? तो मेयर और सेलोवी ने दिया। गोलमेन के अनुसार यह अपने तथा दूसरों के भावों को पहचानने की क्षमता, अपने आप को अभिप्रेरित करके अपने संबंधों में संवेग को प्रबंधित करने की क्षमता, संवेगात्मक बुद्धि और बुद्धि लब्धि द्वारा उन क्षमताओं का वर्णन होता है जो शैक्षिक वृद्धि या बुद्धि लब्धि द्वारा मापे जाने वाले पूर्णतः संज्ञानात्मक क्षमताओं से भिन्न परंतु उसके पूरक होते हैं। बार और ने संवेगात्मक बुद्धि को इस प्रकार परिभाषित किया कि संवेगात्मक बुद्धि जो है वो वह क्षमता परिवर्तन होती है जिसके माध्यम से दिन प्रतिदिन के पर्यावरणीय चुनौतियों के साथ निपटा जाता है, जो व्यक्ति की जिंदगी में, जिसमें पेशेवर तथा व्यक्तिगत व्यवसाय भी शामिल है, सफलता प्राप्त करने में मदद करता है। ये सब चीजें हमने पढ़ी। उसके बाद जो कंसेप्ट हमारे लिए क्लियर हुआ वो ये था कि सांवेगिक बुद्धि का जो स्वरूप है वो काफी जटिल है,
जिसमें कई तरह के तथ्यों का समावेश यहाँ पर हुआ है। सामयिक बुद्धि में जो सबसे फेमस थ्योरी है वो थ्योरी आती है थ्योरी ऑफ गोलमैन की, यानी गोलमैन का सिद्धांत। सेलोवी और मेयर ने सामयिक बुद्धि का प्रतिपादन किया, जिसकी वैज्ञानिक और सैद्धांतिक व्याख्या जो है वो गोलमैन ने अपनी पुस्तक इमोशनल इंटेलिजेंस व्हाई इट कैन मैटर मोर देन आईक्यू। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि गोलमैन की बुक कौन सी है। इमोशनल इंटेलिजेंस गोलमैन की बुक है। Why it can matter more than IQ, ये इसकी बुक है गोलमेल की, ठीक है। और सामयिक बुद्धि का प्रतिपादन किसने किया, तो सेलोवी और मेयर ने किया, और उसकी व्याख्या गोलमेल ने की, जिसमें उन्होंने क्लियर समझाया कि जिंदगी में जो हमें सफलताएं मिलती है उसका सिर्फ 20% ही हमारी बुद्धि की वजह से होता है। बाकी जो 80% है वो किसकी वजह से होता है, वो 80% होता है सामयिक बुद्धि की वजह से। सामयिक बुद्धि की परिभाषा के अनुसार यह वह क्षमता है जिसमें व्यक्ति दूसरों और स्वयं के भावों को पहचानता है, अपने आप को अभिप्रेरित करता है एवं अपने संबंधों में संवेग को प्रबंधित कर पाता है। उन्होंने यह भी बताया कि सामयिक बुद्धि की मदद से बुद्धि लब्धि से मापी गई क्षमताओं से अलग क्षमताओं का मापन किया जाता है, पर वे इसके विरोधी न होकर पूरक होते हैं। इस सिद्धांत में गोलमेल ने सामयिक क्षमताओं के सेट के बारे में भी बताया, जो एक व्यक्ति को दूसरे से अलग करता है, जो कि 4 समूहों में विभाजित है। तो यहाँ पर गोलमेल ने इमोशनल जो कॉम्पिटेंस है यानी सामयिक क्षमता है उसको कितने भागों में बांटा है, 4 भागों में उन्होंने उसको बांटा है। सबसे पहला है उसमें सेल्फ अवेयरनेस यानी आत्म अवगतता, अपने संवेग, अपनी शक्तियों और अपने कमजोरियों को समझने की क्षमता क्या है, सेल्फ अवेयरनेस है, यानी खुद के बारे में जानना। सेकंड है आपका सेल्फ मैनेजमेंट यानी खुद का आत्म प्रबंधन, अपने मोटिव्स या अपनी अभिप्रेरकों को प्रबंधित करने और व्यवहारों को नियमित करने की क्षमता आपकी क्या कहलाती है, आत्म प्रबंधन कहलाती है। थर्ड है आपका सामाजिक चेतना, दूसरों के कार्य, अनुभव या उनके कारणों को समझने की क्षमता आपकी क्या कहलाती है, सामाजिक चेतना कहलाती है। चौथा आता है आपका सामाजिक कौशल, दूसरों के साथ आप जो व्यवहार करके वांछित परिणाम प्राप्त करते हैं वो आपका क्या कहलाता है, सामाजिक कौशल कहलाता है। गोलमेल के अनुसार जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में सफल होने सामयिक क्षमताओं की आवश्यकता होती है। इसी कारण गोलमेल ने अपने मॉडल को निष्पादन का सिद्धांत भी कहा है। निष्पादन का सिद्धांत थ्योरी ऑफ परफॉर्मेंस किसकी है, गोलमेल की है। ये गोलमेल का मॉडल है थ्योरी ऑफ परफॉर्मेंस। निष्पादन का सिद्धांत गोलमेल का है, ठीक है। जो गोलमेल ने कितने भागों में बांटा है बुद्धि की क्षमताओं को, 4 भागों में बांटा है, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ मैनेजमेंट, सोशल अवेयरनेस और सोशल स्किल। थ्योरी ऑफ परफॉर्मेंस किसकी है, गोलमैन की है। अब उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका बुद्धि मापन। बुद्धि मापन क्या है, तो जैनसन के अनुसार बुद्धि जो है बिजली के समान, जिसे परिभाषित करने की अपेक्षा मापन आसान है। बुद्धि परीक्षण द्वारा ही बुद्धि को मापा जाता है। 1905 में बिने और साइमन ने मिलकर पहला बुद्धि परीक्षण बनाया, जो वर्तमान वर्षों में मनोवैज्ञानिकों के बीच में लोकप्रिय हुआ। टर्मन ने कब किया, 1916 में इसका महत्वपूर्ण शोधन किया। इसमें बुद्धि मापने का सूचक बुद्धि लब्धि को माना। इसके बाद बुद्धि मापने के क्षेत्र में वेस्लर, अर्थर और केटल, रेवन, गुडिनफ, कॉकमैन, इन सब ने बहुत सारा प्रयोग किया। सामूहिक रूप से बुद्धि परीक्षण की जरूरत सबसे पहले प्रथम विश्व युद्ध के दौरान महसूस हुई, जिसके कारण अमेरिकी सेना पर मशहूर बुद्धि परीक्षण कौन सा किया गया, आर्मी अल्फा और आर्मी बीटा परीक्षण किया गया। आर्मी अल्फा परीक्षण क्या है, शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है, जबकि आर्मी बीटा परीक्षण क्या है, आर्मी बीटा परीक्षण क्रियात्मक या अभाषाई या अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण है। दोनों परीक्षणों को साथ में लाकर आर्मर्ड फोर्सेस क्वालिफिकेशन टेस्ट और आर्म्ड सर्विसेज वोकेशनल एप्टीट्यूड बैटरी टेस्ट बनाए गए। तो सबसे पहले बुद्धि परीक्षण जो प्रयोग हुए कौन से हुए, आर्मी अल्फा और आर्मी बीटा। आर्मी अल्फा जो था वो शाब्दिक बुद्धि परीक्षण था, जबकि आर्मी बीटा अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण था, और दोनों ही परीक्षण समूह पर किए गए। ये बात यहाँ पर क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं, ये कुछ यहाँ पर परीक्षण है
जैसे बिने परीक्षण, वेशलर मापी, रेबेन प्रोग्रेसिव, गुड इनफ, पीवोडी चित्र शब्दावली, कैटल संस्कृति मुक्त परीक्षण, बच्चों के लिए निर्मित कॉफमैन मूल्यांकन परीक्षण माला। तो ये सब जो परीक्षण है ये क्या है, ये सब आपके बुद्धि परीक्षण है। ठीक है, तो एग्जाम में इनमें से 4 ऑप्शन दिए जाते हैं और उसके अलावा एक ऑप्शन मिसमैच दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा परीक्षण ऐसा है जो बुद्धि परीक्षण नहीं है। नेक्स्ट आपका आता है अभिक्षमता यानी एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड क्या है? अभिक्षमता मानव की क्षमता होती है, यानी किसी भी काम को कोई व्यक्ति किस तरीके से कर सकता है, उसको किस हाईएस्ट लेवल तक कर सकता है, कितना अच्छे तरीके से कर सकता है, वो उसकी क्या कहलाएगा? एप्टीट्यूड कहलाता है। गुणों और विशेषज्ञों के ऐसे संयोग से जिसका विशिष्ट ज्ञान और संगठित क्षमता का पता चलता है। टुकमैन ने इसको परिभाषित किया और उन्होंने कहा चाहे जन्मजात हो या अर्जित हो, जिससे किसी विशेष क्षेत्र में प्रवीणता विकसित करने या किसी व्यक्ति से सीखने की क्षमता का पता चलता हो, वह क्या कहलाता है? अभिक्षमता कहलाता है। किसी विशेष क्षेत्र में निपुणता ज्ञात करने से व्यक्ति में अभिक्षमता उत्पन्न होती है। अतः अंतः शक्ति जो अभिक्षमता में पाई जाती है वह जन्मजात भी हो सकती है। अभिक्षमता क्या है? ये भविष्य में व्यक्ति के निष्पादन का ज्ञान तथा मूल्यांकन किया जा सकता है। तो ये आपकी अभिक्षमता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपकी अभिवृत्ति। अभिवृत्ति को 2 भागों में यहाँ पर बांटा गया है। पहला तो है आपका बहु अभिवृत्ति परीक्षण माला यानी मल्टी एप्टीट्यूड बैटरीज, और दूसरा है विशिष्ट अभिक्षमता परीक्षण माला यानी स्पेसिफिक एप्टीट्यूड टेस्ट। ठीक है, जिन परीक्षणों द्वारा एक साथ कई क्षेत्रों में अंतर्निहित क्षमताओं को मापा जाता है उन परीक्षणों को बहु अभिक्षमता परीक्षण माला कहते हैं। बहु अभिक्षमता परीक्षण माला निम्न है। सबसे पहले है यहाँ पे विभेदी अभिक्षमता परीक्षण यानी डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसे डेट के नाम से भी यहाँ पर जाना जाता है। ये क्या है कि नियोजन परीक्षण यानी एम्प्लॉयमेंट टेस्टिंग कार्य में उपयोग होने वाला एक महत्वपूर्ण परीक्षण है। बिनेट, शिशोर और वेस्टमैन ने सबसे पहले इसका निर्माण किया और उसके पश्चात इसके कई संशोधन जो संस्करण हैं वो प्रकाशित हुए। कुल 8 उप परीक्षण यानी सब टेस्ट जो कि शाब्दिक तर्कणा यानी वर्बल रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, यांत्रिक तर्कणा यानी मैकेनिकल रीजनिंग, लिपिकीय गति एवं परिशुद्धता मापन यानी क्लरिकल स्पीड और एक्यूरेसी एबिलिटी, स्थानिक संबंध यानी स्पेस रिलेशन, हिज्जे भाषा उपयोग क्षमता यानी स्पेलिंग और लैंग्वेज एक्यूरेसी एबिलिटी का मापन करता है। तो इतने सारे मापन 8 उप परीक्षण होते हैं जिसके अंदर ये करता है कौन सा? विभेदी अभिक्षमता परीक्षण करता है। तो यहाँ पर क्लियर। शैक्षिक और व्यावसायिक परामर्श हेतु 8वीं और 12वीं की कक्षा के छात्रों पर इस परीक्षण माला का उपयोग किया जाता है। 3 घंटे का इसका समय होता है और उसके बाद में यहाँ पर हर परीक्षण के बाद में उनके परसेंटाइल बदल बदल कर उनके 8 उप प्राप्तांकों के अलावा एक नवम उप प्राप्तांक यानी 9th सब स्कोर को शाब्दिक तर्कणा यानी वर्बल रीजनिंग और संज्ञानात्मक क्षमता को जोड़कर तैयार किया जाता है, जिससे सामान्य शैक्षिक अभिक्षमता को मापा जाता है। प्रोफेसर J.M. ओझा और भारतीय मनोवैज्ञानिक ने डेट का अनुकूलन हिंदी भाषा में किया था। यहाँ पर ये एक पहली परीक्षण माला थी। दूसरा है सामान्य अभिक्षमता परीक्षण माला यानी जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट बैटरी, जिसे गेट बी कहा है। 1962 में अमेरिकन नियोजन सेवा ने इस परीक्षण को बनाया ताकि इसका उपयोग सैन्य सेवाओं में किया जा सके। इस परीक्षण माला में 9 कारकों को मापा है और 12 इसके सब टेस्ट है। वे 12 जो विभिन्न प्रकार के कारक हैं वो इस प्रकार है: बुद्धि और सामान्य मानसिक क्षमता, संख्यात्मक अभिक्षमता, शाब्दिक अभिक्षमता, स्थानिक अभिक्षमता, आकार प्रत्यक्षण, लिपिकीय प्रत्यक्षण, पेशी समन्वय, अंगुली दक्षता, हस्तचालित दक्षता विकसित किए गए हैं। इसके में 12 परीक्षण और 9 अभिवृत्तियों का मापन करते हैं, जिसमें 8 तो शाब्दिक है और 4 क्या है? अशाब्दिक है, जिसमें F और M को मापा जाता है। इसके लिए कुछ उपकरणों की आवश्यकता होती है। कुछ परीक्षण विकल्प प्रारूप में उपलब्ध हैं जो कि G से Q तक मापन करते हैं।
नियोजन सेवाओं तथा इससे जुड़े क्षेत्रों में गेट बी का उपयोग किया जाता है। सभी परीक्षणों में गति पर अधिक बल और कुछ महत्वपूर्ण अभिवृत्तियों जैसे यांत्रिक तर्कणा का सम्मिलित न होना इस परीक्षण की प्रमुख सीमाएं हैं। तीसरा आपके आता है फ्लेनेगन अभिवृत्ति परीक्षण, ठीक है, जिसे FACT कहा है। यह परीक्षण माला महत्वपूर्ण है। व्यावसायिक परामर्शन यानी वोकेशनल काउंसलिंग और एम्प्लॉय सिलेक्शन के लिए ये उपयोगी है। फ्लेगलैंड ने इसमें 21 व्यावसायिक अभिवृत्ति को मापा है और शाब्दिक परीक्षण 19 व्यावसायिक अभिवृत्तियों को मापने हेतु तथा क्रियात्मक परीक्षण शेष 2 अभिवृत्तियों को मापने हेतु बनाए गए हैं। इस परीक्षण के क्रियान्वयन हेतु संपूर्ण माला को 3 भागों में बांटा है, जिसे पूरा करने के लिए करीब 10 घंटे और 30 मिनट का समय लगता है। नेक्स्ट है स्पेसिफिक एप्टीट्यूड टेस्ट, इसे SAT भी कह सकते हैं आप। इसका तात्पर्य ऐसे परीक्षण से है कि यह अभिवृत्ति को मापता है, SAT, ठीक है। क्योंकि हर व्यक्ति के बीच मध्य क्या होता है, उसके अंदर एक अलग तरह की क्षमता होती है, उसका एक अपना पोटेंशियल होता है और उसे विशिष्ट अभिवृत्ति कहते हैं। इस अभिवृत्ति को मापने के लिए विशेष प्रकार के परीक्षण यहाँ पर दिए गए हैं। सबसे पहले है लिपिकीय अभिक्षमता परीक्षण। यह अभिवृत्ति परीक्षण किसी व्यक्ति की लिपिकीय अभिवृत्ति जैसे किसी कार्य को तेजी से और सही पूर्ण करने की क्षमता को मापता है। देखो, ये वाला जो परीक्षण है ये बैंकिंग के एग्जाम में भी आता है, जब आपको 4 चीजें एक जैसी दी है और उसमें से सही सीक्वेंस आपको ढूंढना होता है। इस परीक्षण का प्रमुख उदाहरण माइनेसोटा लिपीय परीक्षण है। इसमें 2 भागों में से बांटा है। पहला तो होता है नंबर कंपैरिजन यानी 2 संख्याओं को तुलना करना, जिसमें 2 लंबी संख्याओं की तुलना की जाती है। एक होता है नाम तुलना यानी नेम कंपैरिजन, जिसमें 2 नामों की तुलना की जाती है। इस तुलना के पश्चात व्यक्ति यह बताता है कि यह भिन्न है और इन सभी का उत्तर एक समय सीमा के भीतर इनको देना होता है। मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट यानी MAT, ये क्या है, यांत्रिक अभिवृत्ति परीक्षण है, ठीक है। इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके मापन हेतु इस परीक्षण का उपयोग किया जाता है। इसके मेंटल एबिलिटी टेस्ट, ठीक है। सामान्य यांत्रिक अभिवृत्ति के प्रत्येक पहलू को मापने हेतु अलग अलग परीक्षणों को बनाया गया है, जो निम्नलिखित है। पहला है यांत्रिक अभिवृत्ति परीक्षण, सूचना परीक्षण, यांत्रिक तर्कणा परीक्षण, दक्षता परीक्षण, स्थानिक संबंध परीक्षण। तीसरा है संगीतकी एवं कलात्मक अभिवृत्ति परीक्षण यानी म्यूजिकल आर्टिस्ट एप्टीट्यूड टेस्ट। व्यक्ति की संगीतिक अभिवृत्ति को मापने हेतु इस परीक्षण का उपयोग किया जाता है। इसका उदाहरण है सीशोर मेजर्स ऑफ म्यूजिकल टैलेंट, जिसका निर्माण किसने किया था, सीशोर ने किया था। व्यक्ति इस परीक्षण में अंतर्गत श्रवण विभेदन के 6 पहलुओं का ध्वनिलेख रिकॉर्ड सुनता है और उनमें विभेद करता है। किसमें? तारत्व में, प्रबलता में, समय, ध्वनि रूप में, लय में, ध्वनि स्मृति में। इसके 6 पहलू है। विंग्स ने इंग्लैंड में निर्मित विंग्स स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट ऑफ म्यूजिकल इंटेलिजेंस का निर्माण किया, जो दूसरा प्रमुख संगीत का परीक्षण माना जाता है। इसमें भी 7 इसके सब टेस्ट हैं यहाँ पर। कोड एनालिसिस, पिच डिस्क्रिमिनेशन, मेमोरी ऑफ पिच, हार्मनी, इंटेंसिटी, रिदम और फ्रेजिंग। कलात्मक अभिवृत्ति को मापने के लिए कलात्मक अभिवृत्ति परीक्षण का प्रयोग होता है, जिसके 2 प्रकार है, सौंदर्य और संवेदी निर्णय, सौंदर्य और संवेदी उत्पाद, ठीक है। इसके 2 प्रकार है, सौंदर्य संवेदी निर्णय, जजमेंट और प्रोडक्शन। मियर आर्ट निर्णय परीक्षण जो है वो सौंदर्य संवेदी निर्णय के मापने की सबसे उत्तम परीक्षण माना गया है, जिसमें व्यक्ति को काले और उजले प्लेट के 100 युग्म देकर इन दोनों युग्मों के बीच का अंतर समझा दिया जाता है। व्यक्ति दोनों में से एक को पसंद कर अपना निर्णय देता है और उसकी पसंद के आधार पर कलात्मक अभिवृत्ति को मापा जाता है। हॉर्न और अभिवृत्ति आविष्कारी सौंदर्य संवेदी उत्पादन को मापने के लिए बनाया गया है, जिसके 2 भाग है, स्क्रिबल और डूडल भाग और प्रतिमावली भाग। पहले भाग में व्यक्ति को 20 अलग अलग परिचित वस्तुओं को 30 से 10 सेकंड में रेखांकित करना है और दूसरे भाग में 12 आयत होते हैं, जिसमें कई रेखाएं होती है, जिनकी मदद से व्यक्ति को प्रतिनिधित्व तस्वीर बनानी होती है। अभिवृत्ति के मापने के लिए इससे कई सारे यहाँ पर उपलब्ध परीक्षण है। देखिए, ये जो पैरा है इसमें से वैसे जनरली अभी तक RPSC के किसी भी एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे नहीं गए हैं, इसलिए मैंने इसे सिर्फ आपके सामने रीड कर दिया है, पर इससे क्वेश्चंस बनते नहीं है, ठीक है। ये यहाँ बुक में दिया है।
अब इसके बाद ये कुछ यहाँ पर जनरल फैक्ट्स इसमें दिए हैं जो हमने ऑलरेडी यहाँ पर रीड किए थे। अब हम यहाँ पर इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। सबसे पहला है कि यहाँ पर बच्चे की क्या दी है, तैथिक आयु दी है, मानसिक आयु दी है और बुद्धि लब्धि निकालनी है। बुद्धि लब्धि का फॉर्मूला क्या है, MA/CA × 100। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला है। यहाँ पर MA क्या है, MA मानसिक आयु है, CA क्या है, क्रॉनिकल एज जो उसकी वास्तविक आयु है, इंटू 100 यहाँ पर करेंगे तो ये 0 से 0 कैंसिल होके आंसर कितना आ जाएगा, 120 आपका आंसर आता है। ये तो बच्चे की बुद्धि लब्धि कितनी है, 120 है। स्पीयरमैन के सिद्धांत में कितने कारक बताए हैं? स्पीयरमैन का 2 द्वितत्व का सिद्धांत भी है और स्पीयरमैन का त्रितत्व का सिद्धांत भी है। तो ये क्वेश्चन क्या है, डाउट वाला क्वेश्चन है। स्पीयरमैन ने जनरल और स्पेशल फैक्टर के अलावा एक कॉमन फैक्टर भी और दिया था, जिसे उसने बाद में उन्होंने अपने द्वितत्व के सिद्धांत को संशोधित करके त्रितत्व का सिद्धांत उन्होंने बनाया था। गिलफोर्ड के सिद्धांत से कौन सी चीज संबंधित नहीं है? तो गिलफोर्ड के सिद्धांत में हमने पढ़ा था COP यानी कंटेंट, ऑपरेशन और प्रोडक्ट की बात होती है। कंटेंट का मतलब होता है विषय वस्तु, और ऑपरेशन यानी प्रक्रिया, प्रोडक्ट उत्पाद। यहाँ पर लाभ की बात नहीं होती है। तो कौन संबंधित नहीं है? तो यहाँ पर जो आंसर है, लाभ शब्द गिलफोर्ड के सिद्धांत से संबंधित नहीं है। सामवेगिक बुद्धि का प्रतिपादन किसने किया? तो सेलोबी और मेयर ने सामवेगिक बुद्धि का प्रतिपादन किया, जबकि गिलफोर्ड ने उसकी व्याख्या की। डेट के परीक्षण में किसका मापन होता है? तो ये हमने पढ़ा था कि डेट के परीक्षण में अभिक्षमता का मापन होता है। ये आपके माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के क्वेश्चन यहाँ पर खत्म होते हैं। नेक्स्ट इसके बाद में हम यहाँ पर स्टडी करेंगे इसका चैप्टर नंबर 2 व्यक्तित्व, जो कि आपके एग्जाम में कई बार आता है। उम्मीद है ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।